हेलो एवरीवन। ये 28 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स न्यूज़ हैं एंड लास्ट में प्रीलिम्स बाइट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चाइना ईरान साइन 25 ईयर स्ट्रेटेजिक पैक्ट। तो चाइना और ईरान ने साइन किया है 25 ईयर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पैक्ट जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने विजिट किया वेस्ट एशिया को। की पॉइंट्स क्या हैं? तो ये जो स्ट्रेटेजिक पैक्ट है एक तरह से ईरान को बैक करने के लिए है, उनको सपोर्ट देने के लिए है, क्योंकि जो यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं उनके ऊपर, और जो भी यूएस और ईरान के बीच में जैसा हमने पहले पढ़ा है पिछले वीडियो में हमारे न्यूज लेटर के, कि ईरान और यूएस में क्या टेंशंस चल रहे हैं और वेस्ट एशिया में क्या टेंशन चल रहा है रिगार्डिंग ईरानियन न्यूक्लियर डील, जिसको हम JCPOA भी बोलते हैं। तो इसी को सपोर्ट देते हुए, ईरान को सपोर्ट देते हुए चाइना ने ये स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन किया है, जिसमें एक रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग प्लेटफॉर्म को एस्टैब्लिश करने की बात हो रही है, जिसमें जितने भी सिक्योरिटी कंसर्न्स है रीजन के, ईरान के, तो उन्हें देखा जाएगा और उनपे बातचीत होगी कि कैसे उन्हें रिजॉल्व किया जा सके। एंड जो भी डिटेल्स है इस पैक्ट की अभी दे आर नॉट अवेलेबल, लेकिन जो जो सेक्टर्स है जैसे पॉलिटिकल हो गया, स्ट्रेटेजिक हो गया, इकोनॉमिक, ये सारे कंपोनेंट्स को कवर किया गया है। एंड ये जो पैक्ट है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा जो भी रिलेशंस है उनको बढ़ाने में, स्ट्रेंथन करने में, और ये एक ब्लूप्रिंट भी एस्टैब्लिश करेगा फॉर रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट इन फील्ड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पोर्ट, एनर्जी, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मूव है चाइना की तरफ से टू सपोर्ट ईरान एंड बैक ईरान। एंड ये भी है कि कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करेगा ये इन ब्रिंगिंग द JCPOA बैक ऑन ट्रैक। तो काफी कंट्रीज सपोर्ट कर रही है ईरान को, और ताकि JCPOA जो है उस पे बातचीत हो सके, वो वापस से ट्रैक पे लाया जा सके और एक पीस और स्टेबिलिटी बनाई जा सके वेस्ट एशियन कंट्रीज में। न्यू स्पीशीज ऑफ रेड एल्गी सीन इन वेस्ट साउथ ईस्ट इंडियन कोस्ट। दो न्यू स्पीशीज पाई गई हैं सीवीड की। एक हमारी है कहां पर, तो यहाँ एक का नाम है हाइपनिया इंडिका एंड दूसरे का नाम है हाइपनिया बुलेटा। इनको ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से। एंड ये पार्ट है जीनस हाइपनी और रेड सीवीड का। ये कहां ग्रो करती है? इंटरटाइडल रीजन्स जो है कोस्ट के, वहां पर हाई टाइड और लो टाइड एरिया जो होते हैं वहां। और ये 61 स्पीशीज हैं, जिसमें 61 स्पीशीज जो हैं उसमें से 10 स्पीशीज जो हैं वो अभी तक रिपोर्ट की गई है। और हाइपनिया इंडिका जो है वो कन्याकुमारी तमिलनाडु में पाई गई है, सोमनाथ पठान एंड शिवराजपुर इन गुजरात। हाइपनिया बुलेटा जो है वो कन्याकुमारी, दीव आइलैंड एंड दमन एंड दीव में पाई गई है। ये जो स्पीशीज है स्पीशीज ऑफ हाइपनिया, ये एक बायोमोलिक्यूल कैराजिनिन कंटेन करती है, जिसको फूड इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो एटमॉस्फेयर में जब वो ओशन वाटर्स में मिलता है तो सी वाटर ज्यादा एसिडिक हो जाता है, तो इनकी ग्रोथ के लिए दिस इज नॉट सपोर्टिव। और इससे क्या होता है कि इनकी स्पीशीज जो है उसमें काफी ज्यादा रिडक्शन आती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए भी हमें सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चॉइस को अपनाने की जरूरत है, ताकि ये जो स्पीशीज है हम इनको सस्टेन कर सके और इनको हम बचा सके। परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन इन आर्मी। ये इशू क्यों आया है? क्योंकि जो फरवरी में 2020 में एक केस हुआ था सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया, जो वुमेन ऑफिसर्स हैं मिलिट्री में, आर्मी में, तो उनको उनके बराबर का हक नहीं मिलता, उनको परमानेंट कमीशन और कमांड यूनिट जो है उनको ये दोनों पोस्ट नहीं दी जाती है, क्योंकि बायसनेस है, आर्बिट्रेरी है ये। और इसी के खिलाफ बबीता पुनिया ने आवाज उठाई थी, वुमेन ऑफिसर्स ने आवाज उठाई थी, जिसके अगेंस्ट डायरेक्टिव भी इशू किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसे एग्जीक्यूट नहीं किया गया था। तो उस वजह से जब ये एग्जीक्यूट नहीं किया गया है तो वापस से ये केस आया है।
ये केस जो वापस से आया है जो कि लेफ्टिनेंट नितिशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, इसमें बोला गया है कि जो भी इवैल्यूएशन प्रोसेस है, जैसे परमानेंट कमीशन क्या होता है, उसमें कोई भी अगर ऑफिसर है वो जब तक मिलिट्री में सर्व कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, जब तक कि उसकी रिटायरमेंट नहीं हो जाती, तो इसको परमानेंट कमीशन बोला जाता है। और जो कमांड पोस्टिंग्स है, कमांड पोस्टिंग मतलब एक मिलिट्री यूनिट को लीड करना और उसके अंदर जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका वो हेड करता है। सो ये जो दो पोस्टिंग है इसको वुमेन को नहीं दिया जाता है बिकॉज ऑफ आर्बिट्रेरी प्रोसेसेस और जो भी टेस्ट और फिटनेस होते हैं उन वजह से। तो ये एक काफी ज्यादा जैसे अनजस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया। तो ये काफी डिनाई करता है परमानेंट कमीशन वुमेन को, और ये काफी ज्यादा एक प्रॉब्लम है क्योंकि एक मेन और वुमेन को इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। और ये आर्टिकल 14 विच इज इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ये उनके भी अगेंस्ट है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वापस से डायरेक्टिव दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो भी इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल हार्म है वुमेन को, उनको देखना चाहिए और उन्हें भी बराबर की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ये अभी तक नहीं इनिशिएटिव लिया गया है। फिटनेस जो है वो 5 कैटेगरीज में असेस किया जाता है अंडर द कोड लेटर शेप, जिसमें साइकोलॉजिकल इंक्लूडिंग कॉग्निटिव फंक्शन, अबनॉर्मलिटीज होती है, हियरिंग होती है, अपेंडेजेस होता है, फिजिकल कैपेसिटी एंड आईसाइट होता है। सो कोर्ट ने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि जो रिलायंस होता है, जो भी वुमेन ऑफिसर्स पे रिलायंस किया गया है एसीआर्स फॉर डिटरमाइनिंग द ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन, ये अनफेयर है। जो भी परमानेंट, क्योंकि वुमेन और मेन दोनों बायोलॉजिकली बहुत डिफरेंट होते हैं, तो एक ही फिटनेस टेस्ट जो है वो दोनों को नहीं मेजर कर सकता है, उनकी कैपेबिलिटीज को दोनों को अलग तरीके से टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जरूरी भी है। और जो फ्रेश डायरेक्टिव्स है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या बताया गया है, आर्मी का जो प्रोसेस है बेंचमार्किंग करने का वुमेन ऑफिसर्स के अगेंस्ट दी ऑफिसर्स लोएस्ट इन मेरिट, जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग मेल बैच में होते हैं, वो इरेशनल है और आर्बिट्रेरी है, और इस रिक्वायरमेंट को हटाना चाहिए। जो भी वुमेन ऑफिसर्स हैं उनका जिन्होंने भी 60% जो कट ऑफ ग्रेड है उसको फुलफिल किया है इन द सिलेक्शन स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड जो सितंबर 2020 में हुए थे, तो उनको ग्रांट ऑफ परमिशन मिलना चाहिए, ये एंटाइटलमेंट उनको मिलना चाहिए अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं। एंड जो भी हमें इक्वालिटी मेल एंड फीमेल में अगर दिखानी है, तो ये जो स्पिरिट है ये कैसे आएगी, इसी वजह से आएगी, और यही करने से आएगी। इक्वालिटी का जो स्पिरिट है हमें कायम रखना है। एंड ये सारे डायरेक्टिव्स इशू किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, एंड ये बहुत ही अच्छा उन्होंने स्टेप लिया है, क्योंकि इक्वालिटी लाना बहुत जरूरी है। प्रिलिम बाइट्स, तीस्ता रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, जो कि जमुना भी बोली जाती है बांग्लादेश में, एंड ये इंडिया एंड बांग्लादेश में फ्लो करती है। ये हिमालय में ओरिजिनेट होती है नियर चुंगथांग सिक्किम एंड फ्लोज टू साउथ थ्रू वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश में एंटर होने से पहले। Desert Flag 6, it is an annual multilateral large force employment, ये एक एक्सरसाइज है जो होस्ट की जाती है बाय यूएई एयरफोर्स। जो एयरफोर्स है यूएई, इंडिया, यूएसए, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, बहरीन, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एंड ये जो कंट्रीज हैं जॉर्डन, ग्रीस, कतर, इजिप्ट एंड साउथ कोरिया, ये ऑब्जर्वर फोर्सेस की तरह इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इनका ऑब्जेक्टिव है लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट, शार्पन टैक्टिकल कैपेबिलिटीज, एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी। तो ये इनके ऑब्जेक्टिव्स है। जेशोरेश्वरी काली टेम्पल, इट इज अ फेमस हिंदू टेम्पल इन बांग्लादेश जो गॉडेस काली को डेडिकेटेड है। एंड ये ईश्वरीपुर एक विलेज है इन श्यामनगर उपजिला ऑफ सतकेरा, वहां पे ये लोकेटेड है। और जो जेशोरेश्वरी मीन्स गॉडेस ऑफ जेशोर, ये इनका मतलब है। 29 मार्च 2021, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 27 माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो मृत पाए गए हैं एट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल। तो ये बार हेडेड गूज जो हैं ये पाए जाते हैं सेंट्रल चाइना और मंगोलिया में, एंड ये ब्रीड करते हैं यहाँ।
एंड ये माइग्रेट करते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ ड्यूरिंग विंटर एंड यहाँ पर ये एंड तक रहते हैं जब तक विंटर रहता है, और ये बहुत ही ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पर भी फ्लाई कर सकते हैं। और इनका जो कैपेसिटी है to transport and consume oxygen in higher rates in hypoxemia distinguishes this species from similar lowland waterfall, और इनका IUCN status जो है वो है least concern। So ये जो डेथ्स हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा है बहुत ज्यादा जो फैलता है बर्ड्स में, तो ये पोंग डैम वाइल्ड सैंक्चुरी जो एरिया है यहाँ पे एवियन इन्फ्लुएंजा फैल गया है, जिसकी वजह से इन स्पीशीज की डेथ हो रही है। एवियन इन्फ्लुएंजा एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि ना ही बर्ड्स को इन्फेक्ट करती है लेकिन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करती है, एंड ये लेकिन बर्ड्स को ज्यादा इन्फेक्ट करती है। ये बहुत ही ज्यादा कंटेजियस वायरल डिजीज है जिसमें सेवरल स्पीशीज जो है फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स के और उनके पेट बर्ड्स या वाइल्ड बर्ड्स सबको अफेक्ट करती है। और इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो है उसको क्लासिफाई किया जाता है सब टाइप्स में बेस्ड ऑन 2 सरफेस प्रोटीन्स हेमाग्लूटिनिन एंड न्यूरामिनिडेज। सो पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बारे में बताया गया है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सैंक्चुरीज एंड नेशनल पार्क्स के बारे में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश के, इसे नेशनल वेटलैंड का भी दर्जा मिला हुआ है। 1975 में से क्रिएट किया गया था एज अ रिजल्ट ऑफ अ डैम बिल्ट अक्रॉस बीस रिवर, एंड इसको वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी 1983 में डिक्लेयर किया गया था। अब ये एक रामसर साइट भी है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल वेटलैंड है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी है एंड रामसर साइट भी है। सो यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो ऑल द वे फ्रॉम हिंदू कुश हिमालयाज और साइबेरिया से भी आते हैं, एंड ये जो सेंचुरी है ये कवर करता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड विद शेल्टर्स अ ग्रेट नंबर ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। सेंटर मर्ज यूनिक आईडी फॉर ऑल प्लॉट्स ऑफ लैंड बाय मार्च 2022। सो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे आधार कार्ड है इंसानों के लिए, तो अब एक जमीन के लिए भी आधार कार्ड हुआ करेगा, आधार हुआ करेगा, द आधार फॉर लैंड। तो ये इसका बेसिक पर्पस है जिसमें एक नंबर जो है यूनिक नंबर हर एक प्लॉट को दिया जाएगा ताकि उससे लैंड फ्रॉड्स जो होते हैं वो ना हो सके, एंड जो भी रिकॉर्ड्स है लैंड रिकॉर्ड्स वो काफी ट्रांसपेरेंट हो और हमें पता हो एग्जैक्टली कि ये लैंड किसका है और सारे अकाउंट्स मेंटेन किए जा सके। सो ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो होता है लैंड का उस पे बेस्ड होगा और डिपेंडेंट होगा, काफी ज्यादा डिटेल्ड सर्वेज होंगे, जियो रेफरेंस कैडेस्ट्रल मैप्स के थ्रू भी होंगे, एंड ये 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा हर एक प्लॉट को इन अ कंट्री विद इन अ ईयर। सो यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स डेटाबेस के साथ साथ रेवेन्यू कोड रिकॉर्ड्स जो हैं और बैंक रिकॉर्ड्स जो हैं वो भी एज वेल एज आधार नंबर्स ये भी अलॉट किए जाएंगे और मेंटेन किए जाएंगे ऑन अ वॉलेंटरी बेसिस। एंड ये जो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है ULPIN स्कीम, ये लॉन्च की गई है 10 स्टेट्स में इसी साल, एंड ये मार्च 2022 तक अक्रॉस द कंट्री रोल आउट हो जाएगी। केयर रेटिंग्स रिपोर्ट। केयर रेटिंग रिपोर्ट ऑन द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल प्रोफाइल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के आ चुके हैं एंड हेडेड फॉर इलेक्शंस हैज बीन रिलीज्ड। सो इसमें की फाइंडिंग्स क्या है? इकोनॉमी में तमिलनाडु जो है वो हाईएस्ट रेवेन्यू डेफिसिट है अमंग दी पोल बाउंड स्टेट्स, एंड तमिलनाडु की जो इकोनॉमी है वो लार्जेस्ट है अमंग स्टेट्स, थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया में। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ना चाहिए अच्छे से ताकि हमें एक आइडिया हो सके। एंड तमिलनाडु जो है वो 9% ऑफ इंडियन इकोनॉमी है उसको कंट्रीब्यूट करता है। असम जो है उसने विटनेस किया है रेवेन्यू सरप्लस इन 2021, और पुडुचेरी ने रेवेन्यू सरप्लस 1920 में ऑब्जर्व किया है, विटनेस किया है। फाइनेंशियल पोजीशन जो है वेस्ट बंगाल और केरला की वो काफी स्ट्रेस्ड है। तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स की जो फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक प्रोफाइल्स हैं उनको काफी डिटेल तरीके से बताया गया है कि कौन स्ट्रेस में चल रहा है एंड कौन सरप्लस में चल रहा है। असम ने जो विटनेस किया है हाईएस्ट एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ वो है 8.6% ड्यूरिंग दी 4-year पीरियड 1920 का, एंड वेस्ट बंगाल और पुडुचेरी की जो इकोनॉमी है वो नेशनल एवरेज जो है उसके साथ साथ बढ़ रही है, और केरला की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नेशनल एवरेज से कम है। जो सर्विसेज सेक्टर है जो कि 51% है
और ओवर हाफ ऑफ द तमिलनाडु's इकोनॉमिक पॉइंट आउटपुट एंड इंडस्ट्री जो है वो 38% है, एग्रीकल्चर जो 11% है, ये कंट्रीब्यूशन है इन सर्विसेज सेक्टर्स का। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है तमिलनाडु में वो है 4.8% फरवरी 2021 में, और ये काफी ज्यादा कम है देन द नेशनल एवरेज जो कि है 6.9%। तो ये फैक्ट्स और जो स्टैट्स दे रखे हैं ये एक आइडिया होना बहुत जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। और जो इन्फ्लेशन की बात करें तो तमिलनाडु का जो इन्फ्लेशन है वो 7.2% है, जो कि नेशनल एवरेज से ऊपर है। नेशनल एवरेज जो है वो 5% है इन्फ्लेशन का। सो इन्फ्लेशन केरला की 4.9% है, ये भी कम है नेशनल एवरेज से। 5.3% है वेस्ट बंगाल की, ये ज्यादा है। 8% है पुडुचेरी एंड 6.5% है असम की। टैकलिंग द पीरियड टबू। सो ये क्यों आया है एडिटोरियल, क्योंकि फरवरी 2020 में जो श्री शाहजानंद गर्ल्स इंस्टीट्यूट की जो अथॉरिटीज थी उन्होंने क्या किया था, 60 लड़कियों को उन्होंने फोर्स किया था कि वो अपने अंडरगारमेंट्स को रिमूव करें ताकि चेक किया जा सके कि वो मेंस्ट्रुएट कर रही हैं, वो पीरियड्स हो रहा है उनको या नहीं हो रहा है। एंड इसी वजह से ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था, कंप्लेन की गई थी कि उन लड़कियों ने टेंपल में एंटर किया है जब वो पीरियड्स हो रहे थे उनको तब, और वो किचन में भी इधर उधर गई हैं। सो ये अगेंस्ट है इंस्टीट्यूट के रूल के। सो इसका रिजल्ट क्या हुआ था कि 4 आदमियों को अरेस्ट भी किया गया था क्योंकि उन्होंने इतना जघन्य अपराध किया था इस वजह से। एंड यहाँ पे एक जो चीज आती है सामने वो ये आती है कि पीरियड्स को लेकर जो मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स हैं, विमेन हैं, उनके अगेंस्ट जो है कितनी नेगेटिविटी है इस टाइम पर। ये नोशंस ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन जो है कितना ज्यादा एक स्टिग्मा अटैच्ड होता है मेंस्ट्रुएशन से, और कितने ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं लड़कियों पे, औरतों पे, उनके प्राइवेट एंड पब्लिक स्फेयर पे जब वो मेंस्ट्रुएट करती हैं। एंड ये बहुत ही ज्यादा सदियों से चली आ रही एक प्रथा है जो कि खत्म होनी चाहिए, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग बताया गया है। और ये वैसे भी गलत है क्योंकि ये एक अनइक्वली ट्रीट करता है लड़कियों को अगेंस्ट मैन, क्योंकि ये बायोलॉजिकली है, बायोलॉजिकली कोई चीज हो रही है तो ये बहुत नेचुरल है प्रोसेस, और इसके अगेंस्ट ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि पॉल्यूशन का कुछ एक स्टिग्मा अटैच कर देना चाहिए कि ये सही नहीं है, ये गलत है। एंड जो साबरीमाला केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया था कि कोई भी ऐसी सोशल प्रैक्टिस जो कि औरतों को एक्सक्लूड करे फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन पब्लिक लाइफ, क्योंकि वो पीरियड्स में है, सिर्फ इस बेसिस पे अगर उन्हें कोई एक्सक्लूड करे, कोई भी ऐसी सोशल प्रैक्टिस है वो बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर सेक्स। ठीक है, एंड क्योंकि हम सबको पता है कि ये ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जो भी पीरियड्स में होती हैं लड़कियां या औरतें वो इम्प्योर हैं। तो ये जो नोशन है इसको टारगेट करना है और इसे रिमूव करना है, हटाना है हमें स्टिग्मा। ये डिस्क्रिमिनेट करती है ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर सेक्स, और ऑल्सो आर्टिकल 14 जो है, जो इक्वालिटी है उसके अगेंस्ट भी है ये। सो ये जो सोशल एक्सक्लूजन है ये बहुत ज्यादा अटैक करती हैं प्रिवेसी पे, एंड इससे औरतों पे ना ही उनके मानसिकता पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि हम सबको फिर हम बहुत छुपा छुपा के और डर डर के हर चीज करते हैं, जबकि ये बहुत ही ज्यादा एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे बहुत लाइट वे में लेना चाहिए। कुछ ऐसे शेम की बात नहीं है या इसमें कुछ बुराई नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो होता है और सबके साथ होता है। सो कोर्ट ने क्या किया है कि गुजरात हाई कोर्ट ने एक इंट्रोड्यूस किया है सेट ऑफ गाइडलाइंस जिसमें प्रोहिबिट किया जाएगा सोशल एक्सक्लूजन ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन फ्रॉम प्राइवेट, पब्लिक, रिलीजियस एंड एजुकेशनल प्लेसेस। Okay, court ने also emphasize on the negative impact created by such practices on a woman's emotional state. अब ये जो भी प्रैक्टिसेस है ऑब्वियसली ये वुमेन के इमोशनल स्टेट, लाइफस्टाइल पे और उनकी हेल्थ पे काफी ज्यादा असर करती हैं। तो ये जो भी चीजें हैं ये सही नहीं है और इन्हें हमें हटाना है, धीरे धीरे करके हमें इन्हें मिटाना है, खत्म करना है। प्रीलिम बाइट्स,
इट इज अ शिग्मो क्या है? इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ अ रिच गोल्डन हार्वेस्ट ऑफ पैडी, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं गोवा की वो सेलिब्रेट करती हैं। ये काफी वाइब्रेंट सेलिब्रेशन है जो कि फुल ऑफ कलर, सॉन्ग एंड डांस है, एंड ये गोवन कल्चर जो है और उनका ट्रेडिशन में काफी रूटेड है। और वहाँ की जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज है, कुनबीज, गावड़ाज एंड वेलिट्स, वो सेलिब्रेट करती है इस फेस्टिवल को। और इससे क्या होता है, स्प्रिंग सीजन जो आता है उसको भी मार्क करता है ये। और वहाँ पे फोक डांसेस भी होते हैं, घोड़े मोडिनी, गोफा, फुगड़ी, एंड ये यहाँ पे परफॉर्मेंसेस होती हैं बाय द पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज। सो ये थे हमारे 29th के प्रीलिम्स बाइट्स एंड न्यूज लेटर। So I hope you are studying well and keep preparing, keep learning. Let's crack UPSC with one PSC. All the best.